हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की वायरोलॉजिस्ट हैं, तो थोड़ा आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि कोरोना को लेकर काफी लोगों में कंफ्यूजन भी बहुत सारा है ना। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो वायरसेस होते हैं जनरली, इनका अटैक तो पहले भी होता रहा है लोगों के ऊपर, माने ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर, और लेकिन इतनी बड़ी पैंडेमिक और इतना हल्ला, इतना डर शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तो लोग जानना ये चाहते हैं कि आखिर कोरोना में ऐसी क्या बात है, क्या इसमें पिक्युलरिटी है जिससे कि ये पूरी दुनिया में एक तो फैल गया, दूसरी बात इसको अभी कंट्रोल करना मुश्किल सा हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके स्टूडियो में आके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो अगर जैसे आप पूछ रहे हो, SARS-CoV-2 जो है वो वायरस का नाम है, और COVID-19 जो है वो डिजीज़ है जो वायरस के इन्फेक्शन से जो सिम्टम्स आते हैं, जब ये डिजीज़ बनता है तब हम उसको COVID-19 कहते हैं। तो पहले भी बहुत सारी ऐसी महामारियाँ हुई है। तो SARS-CoV-2 जो है वह कैसे अलग है? वो इसीलिए अलग है बिकॉज़ इस वायरस का जो संक्रमिक जो कैपेसिटी है, इन्फेक्शियसनेस जो है, वो अन्य वायरसेस से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस को कंपेयर कर लीजिए या SARS-CoV-1 को कर लीजिए। तो इस इन्फेक्शियसनेस को हम R0 से मेजर करते हैं। R0 का मतलब ये है कि जब एक मनुष्य वायरस से एक्सपोज होते हैं, तो जब तक उनके मतलब वो और कितने दूसरे लोगों को वो फैला सकता है, तो उसको हम R0 की कैपेसिटी कहते हैं। तो अगर SARS-CoV की R0 की कैपेसिटी देखें, तो एक इंसान जो है 4 से 5 लोगों को ये बीमारी फैला सकता है। जबकि दूसरे जो पेंडेमिक डिजीजेस थे, जैसे इन्फ्लुएंजा हो या SARS-CoV-1 हो, तो R0 की वैल्यू इससे आधा है। तो इसीलिए इसकी इन्फेक्शियसनेस ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड जो है SARS-CoV-2 का काफ़ी लंबा है, ये 14 दिन तक है। और अगर दूसरी इन्फ्लुएंजा डिजीज़ या SARS-CoV-1 के बारे में हम देखें, तो इनकी जो इन्फेक्टिविटी जो है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है, वो 5 से 7 दिन के अंदर है। तो इसीलिए इसमें और ज़्यादा समय मिल जाता है वायरस को फैलने का। और अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी देखें, अगर हम SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 को कंपेयर भी करें, तो इसमें ये है कि जो रिसेप्टर्स जो है हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है, उसको बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। तो ACE2 रिसेप्टर्स थ्रोट में भी होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, और कई और टिश्यूज़ में होते हैं। जो SARS-CoV-1 है, वो थ्रोट में तो इफेक्ट करते हैं, उसके बाद सीधे ही लंग्स में पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि साइंस एंड सिम्टम जो है जल्दी उभर के आती है, और पेशेंट अगर बीमार पड़ जाता है तो हम जल्दी से उनको पकड़ सकते हैं। वेयर SARS-CoV-2 में जो है वो मैक्सिमम जो रिसेप्टर्स, ACE2 रिसेप्टर जो थ्रोट में है, उसी पे वो कॉलोनाइज होकर रह जाती है। तो इसीलिए इनके साइंस एंड सिम्टम्स काफ़ी दिनों बाद आते हैं। तो इसीलिए जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होके कैरियर भी होते हैं, तो वो भी फैलाते रहते हैं, पता नहीं लगता है। तो इसलिए इसकी संक्रामकता जो इन्फेक्शियसनेस है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो अलग है। तो इसलिए इसको इससे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो पकड़ी नहीं जाती डिजीज़। SARS-CoV-1 के बारे में भी आपने बताया कि उसमें इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी कम है, और उसके बॉडी में जाने के बाद से सीधे लंग में जाने की पॉसिबिलिटी शायद मेरे ख्याल से ज्यादा थी पहले। यस। लेकिन ये SARS-CoV-2 जो है जिसको हम बोल रहे हैं इस समय, वो गले से शुरू होकर के फिर लंग में जाता है, है ना। तो गले में तो काफी दिनों तक रह सकता है, 2-4 दिन तो गले में भी रह सकता है। हाँ, जी। और बहुत सारे लोग शायद इस वजह से भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये फ्लू है, सीजनल फ्लू है ना। और तब तक ये अपना जो है वो बॉडी के लंग वगैरह में सब जाके ये अपना कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ये लंग के बाद, लंग को डैमेज करने के बाद, क्या ये लोअर GIT में भी इफेक्ट डालता है? ये वायरस तो एक बार जब बॉडी में आ जाती है, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू GI में भी जा सकती है।
लेकिन लंग्स की जो ये बोलती है कि वायरस मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपके जो सेल्स है लंग्स के, जो एल्वियोलर टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स जो है उससे वो अफेक्ट करती है, और उसके बाद क्योंकि वो मल्टीप्लाई करती है तो सेल्स डैमेज हो जाती है। तो जो इसकी जो पैथोजेनेसिस है और जो इसकी सिम्पटम्स आती है, तो वो वायरस के सेल्स डैमेज करने से ज़्यादा इसकी जो इम्यून रिस्पॉन्स, जो एक साइटोकिन आउटबर्स्ट होती है, जैसे वायरस इन्फेक्ट करती है, तो क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे साइटोकिन्स लाइक इंटरल्यूकिन 1, 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करती है ताकि वो वायरस को ख़त्म करे। तो मोस्टली जो इसी वजह से वो वायरस को तो ख़त्म करने की प्रक्रिया में शुरू हो जाते हैं, वो बॉडी के अपने सेल्स को भी डैमेज करने लगते हैं। तो कई सारे वायरसेस अगर ब्लड स्ट्रीम से जीआई ट्रैक्ट में भी पहुंच जाते हैं, तो कई रिसर्च ये भी कहते हैं कि ये जो वायरसेस है वो स्टूल में भी पास होती है। तो इसीलिए हमें मतलब अभी तक अ, ये रूट तो आया नहीं है कि फीको ओरल या फीसेस से ट्रांसमिशन हो सकती है कि नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये पॉसिबिलिटी तो है कि स्टूल से भी ये फैल सकता है। अच्छा, लोगों के दिमाग में एक बात ये भी होती है कि बैक्टीरिया भी खतरनाक होता है और वायरस भी खतरनाक होता है। हम्म। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक होता है कि वायरस ज्यादा खतरनाक होता है? देखिए, दोनों ही अलग-अलग टाइप के, दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। अगर आप माइक्रोस्कोपिकली उसको समझने की कोशिश करें, बैक्टीरिया जो होती है वायरसेस से काफ़ी बड़ी होती है, और उसकी मात्रा में भी ह्यूमन बॉडी में भी काफ़ी सारी होती है। जैसे ओरल में, जैसे मुँह में बहुत सारे बैक्टीरिया है, गट में बहुत सारे बैक्टीरिया है, स्किन में भी होती है। और वायरसेस जो है, बैक्टीरिया एक नॉर्मल फ्लोरा की तरह भी बॉडी में रह सकते हैं। जो हमारे लिए कभी कई कई बार लाभदायक भी हो सकती है, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह करते हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर आते हैं, तो उनको कम्पीट करना पड़ता है इन नॉर्मल बैक्टीरिया से, ताकि वो इन्फेक्शन करे। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशन की तरह बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में। और वायरसेस जो है, वायरसेस यूजुअली बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा की तरह नहीं होते हैं, तो उनको एक वो पैरासाइट्स की तरह होते हैं, उनको लिविंग सेल्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही वो जीवित जो सेल्स है उसके अंदर वो जाके मल्टीप्लाई करके उनको रहना होता है, वैसे ही वो सर्वाइव करते हैं। उनका लाइफ साइकिल में जीवित कोशिकाओं की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी चक्कर में जैसे मल्टीप्लाई करते सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, तो इसीलिए इसके सिम्पटम्स तो होते ही है, कोई भी वायरल इन्फेक्शंस में किया जाए। तो अगर आप खतरनाक के बारे में पूछे, बैक्टीरिया तो हम ज़्यादा हम बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में इतना कुछ है नहीं कि हमें नहीं मालूम। उनके अलग से रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, उनके लिए कई सारे एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल है। ऑल्दो कि रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया भी आके काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन वायरसेस का ये है कि जब तक हम उस पर्टिकुलर वायरस से एक्सपोज ना हो, तब तक हमें पता नहीं लगता है कि ये अगर नया वायरस भी है, तो वो किस तरह से अगर ह्यूमन के, अगर वो दूसरे स्पीशीज़ का वायरस है, अगर वो स्पिल ओवर होती भी है, तो वो किस तरह से, कैसा सिम्पटम्स आएगा, कैसे स्प्रेड होगा, हम उसको कैसे रोक पाते। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो अनजान हैं वायरसेस में, जो बैक्टीरिया में काफ़ी जैसे रिसर्च के थ्रू मतलब हमें पता है। अ, जैसे हम लोग जानते हैं और कुछ लोगों को भी ये आइडिया है कि कुछ बैक्टीरिया तो अच्छे भी होते हैं, जैसे दही वगैरह जमाने हाँ, में हम बैक्टीरिया हाँ, का हाँ, इस्तेमाल करते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। क्या हाँ, वायरस भी कुछ अच्छे होते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं कॉलोनाइज़ होके रह सकते हैं वायरसेस। जैसे कई बार होता है कि थ्रोट में आपके हो सकते हैं राइनो वायरसेस, मोस्ट कॉमनली जैसे खांसी जुकाम का वायरस है, उसके बाद कोरोना वायरस है। लेकिन ऐसे कोई लाभदायक वायरसेस का तो पता नहीं, मतलब शायद हमें रिसर्च इसमें जारी है, शायद कभी पता लग जाए। इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो एंटी वायरल दवाइयों के बनाने में लगी हुई, मतलब उनको वायरस चूंकि ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो वायरस के खिलाफ ही लड़ाई शुरू से चल रही है। अब यही माना जाए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वायरसेस का जो अभी पेंडेमिक हुआ है, तो ये बात अभी मीडिया में आई है, तो न्यूज़पेपर में आई है, तो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमारे इस वायरस के अगेंस्ट कोई ठोस ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए लोग एंटीवायरस बनाने में बहुत सारी रिसर्च चल रही है, वैक्सीन बनाने में रिसर्च चल रही है। तो इसीलिए शायद हमें लगता है
कि हम ज़्यादा इंटरेस्ट एंटीवायरल्स में दे रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो उसमें भी इससे भी ज़्यादा कहीं रिसर्च मतलब हो रहे हैं, क्योंकि जैसे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जैसे उभर के आ रही है। जैसे वेस्टर्न साइड में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कॉमन है, इंडिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि रिसर्चर जो है वो एंटीवायरस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसी तरफ रिसर्च की अ, अ, जो उसी पे काम करते हैं। हाँ, उसी पे काम। ये बताइए कि ये वायरस जनरली जानवरों में रहते हैं कि या ये फ्रूट्स वगैरह में भी वायरस रहते हैं? तो यूजुअली वायरसेस को पनपने के लिए जीवित कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए लिविंग सेल्स, लिविंग एनिमल सेल्स की ज़रूरत होती है। ओके। तो इसीलिए ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए जो भी वायरसेस होता है, तो यूजुअली लाइव वायरसेस होते हैं, उनको उगाने के लिए भी लाइव सेल लाइन्स की ही ज़रूरत होती है, सेल्स की। ये कौन कौन से जानवर में ये वायरस जो है जो खतरनाक हो सकता है या हो जाता है कई बार, कौन कौन से अभी जानवर हैं? पूरी तो वैसे तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन-कौन से जानवर जिन जानवरों के संपर्क में हम आए हैं, जैसे बैट्स है, तो बैट्स को ये माना जाता है कि वो एक रिजर्वर है। जैसे अ, अ, एक ऐसी मतलब एनिमल है जिसमें बहुत सारे वायरसेस मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ना उसको नुकसान पहुँचाते हैं और वहीं पे रहते हैं और वो फैलाते हैं। तो एक रिजर्वर बन के रहते हैं, बैट एक उसमें है। सिवेक्स है, जैसे पेंगोलिन है, और दूसरी आपके जैसे कैमल में भी जैसे मर्स को भी जैसे फैला था, बैट से कैमल में फैला था उसके बाद। तो जैसे-जैसे हम अलग-अलग जानवरों के संपर्क में आएँगे तभी हमें पता लगेगी कि कौन से जानवर से कौन-सा वायरस मतलब आ सकता है, स्पिल ओवर होके। तो ये जो जानवरों से जो जब ह्यूमन का कांटेक्ट होगा तभी तो वायरस ट्रांसमिट होंगे। ये एग्ज़ैक्टली। तो जैसे चमगादड़ जो है, ये जो बोल रहे हैं बैट्स बैट्स के बारे में कि हुँ। ये बैट से ये वायरस आया है और उससे पहले वाला भी बैट से ही आया था। लेकिन बैट्स के कांटेक्ट में तो जनरली हम लोग ह्यूमन बीइंग होते नहीं है शायद। नहीं, इसीलिए है कि 2 तरीके का कॉन्टैक्ट हो सकता है। एक तो है कि आजकल जो होते हैं जंगलों में इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है, लोग जंगल काट रहे हैं, तो बैट्स की जो नॉर्मल हैबिटेट है, वो कम होती जा रही है। तो ये जाके जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट है, वहाँ पे आके मतलब रहने लगे हैं। ठीक है? एक तो है कि वो उड़ता हुआ प्राणी है, तो कहीं भी जा सकता है। दूसरी बात ये है कि कई जगहों पे जैसे एक्सोटिक मीट खाते हैं, जैसे बैट का हो गया, पेंगोलिन का हो गया, तो वैसी जगहों पे ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। जैसे चाइना वगैरह में पहले भी बहुत सारे ऐसे आउटब्रेक्स हुए हैं एनिमल वायरसेस के साथ। तो कई जगहों पे क्योंकि एक्सोटिक मीट खाया जाता है तो उनका संपर्क ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही ये फैलता है। तो ये मतलब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये चमगादड़ों से ही आया है या चमगादड़ों से किसी और में गया फिर उसके बाद से फिर ह्यूमन बीइंग में आया? देखिए, तो ये जो अगर आप सार्स-कोवी-2 के बारे में पूछ रहे हैं, अगर पूछे तो इसमें काफ़ी सारा रिसर्च जारी है पता करने के लिए कि सोर्स क्या है। तो नेचर के जर्नल में ये तो बीच में ये भी आया था कि ये एक मैन मेड वायरस है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। लेकिन इस पे हम पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। तो वैज्ञानिकों का यही कहना है कि ये चमगादड़ से जो है, वो रिज़र्वर था, चमगादड़ से शायद पेंगोलिन में आया है। और पेंगोलिन जो है वो चाइना में एक एक्सोटिक मीट की तरह लोग उसका शौक रखते हैं खाने का। तो एक हुनान नाम का एक मार्केट है, जहाँ पे ये इनकी मीट बेचा जाता है। तो उसी से शायद पेंगोलिन से स्पिल ओवर होके ह्यूमन में आई। तो अभी तो यही समझ में आता है कि शायद ये चमगादड़ से ही आई है, सार्स-कोवी-2 का इन्फेक्शन। हाँ, जैसे पहले भी ये बात चलती रही है और इस पर भी काफी खोज हुई है। चमगादड़ों में वायरस शायद ज्यादा होते हैं और वो भी जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से उनका भी अपना डेवलपमेंट होता रहता है। तो लेकिन चमगादड़ों में कभी महामारी फैलते हुए नहीं देखी गई, चमगादड़ अचानक मरने लगे इस वायरस से।
तो क्या उन्होंने इसके लिए अपना रेजिस्टिव पावर डेवलप कर लिया है या उनके अंदर एंटीबायोटिक क्रिएट हो गई है? ये ऐसा नहीं है कि चमगादड़ बीमार नहीं पड़ते। बीच में एक आउटब्रेक भी हुआ था चमगादड़ों का, व्हाइट नोज सिंड्रोम करके हुई थी, जिसमें बहुत सारे चमगादड़ मरे थे। लेकिन अभी अगर हम इन वायरसेस के बारे में बोले तो चमगादड़ एक बहुत ही दिलचस्प जो है एनिमल है, क्योंकि वो एकमात्र मैमल है जो उड़ सकती है। ठीक है। तो इसीलिए मतलब क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान वो उड़ना मतलब ये उनकी उसमें आया, तो उन्होंने अपने इम्यून सिस्टम में भी कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए चमगादड़ में। तो उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोक सकती है, अपने आप को हानि पहुंचाने से वो रोक सकती है। लेकिन वो अपने इम्यून सिस्टम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। जैसे ह्यूमंस में जैसे इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवेट हो जाती है, वो वायरल सेल्स को तो मारने की कोशिश करती है, साथ में अपने आप को भी हानि पहुंचाते हैं। तो चमगादड़ ने इवोल्यूशन के थ्रू ऐसे एक स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वो उसको रोक सकते हैं और एट द सेम टाइम वो अपने आप को हानि से बचा सकते हैं। तो जो अभी इसके टीके के बारे में बातचीत चल रही है, इसकी दवाइयों के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में बातचीत चल रही है, तो क्या ये एक डायरेक्शन नहीं हो सकता है सोचने के लिए कि वो जो इम्यून सिस्टम चमगादड़ों ने डेवलप कर लिया है उसके पीछे मेन कारण क्या रहा होगा, और ये क्या इसी को आगे बढ़ा के ह्यूमन में फैलने से रोका जा सकता है? नहीं, ये तो इसके ऊपर भी तो जैसे ये बहुत ही दिलचस्प सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक है, जिसमें कई सारे लोग बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं अगेन। लेकिन ये है कि चमगादड़ों का सेल लाइंस जो है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि ये जो वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो जीवित कोशिकाओं में ही कर सकते हैं। तो चमगादड़ की सेल लाइंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अगर हम दूसरे मैमल्स के सेल लाइंस भी ले, जिसमें हम वायरस की जो सेल कल्चर कर सकते हैं, तो अगर हम चमगादड़ वाली वायरसेस को यहाँ पे ग्रोथ भी कल्चर भी करें, फिर भी चमगादड़ के अंदर जो एक मेटाबॉलिज्म है, जो एक इम्यून रिस्पॉन्स होगी, वो हम उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब ये मुश्किल है देखना कि उनके इम्यून सिस्टम में ऐसा क्या होता है जिससे वो वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप में नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा-सा मुश्किल है। बिकॉज़ वायरसेस आर दे वांट लाइव सेल्स फॉर, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं तो कोई भी आप आर्टिफिशियल सेल कल्चर मतलब मीडिया में उसको उगा सकते हैं, तो वायरसेस को उगा नहीं सकते। तो इसीलिए ये थोड़ा-सा मुश्किल है। बट देन अगेन लोग कोशिश कर रहे हैं समझने में, तो इसीलिए कभी ना कभी शायद हमें इन्हीं से कोई जवाब मिल जाए कि इन्होंने ये कैसे कर लिया। मैंने कहीं पढ़ा था और जनरली बातचीत भी होती है, तो ये बात आजकल काफी चर्चा में है कि कि ये जब कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आर यू एबल टू हियर मी? या यस। तो ये ज्यादा खतरनाक अच्छा, हो जाता है। ओके। तो ये होता है कि जैसे ही स्पिल ओवर होती है, स्पीशीज से स्पिल ओवर होती है, चमगादड़ से पेंगोलिन में आई, पेंगोलिन से ह्यूमन में आई, सो एवरी टाइम जैसे म्यूटेशंस होते हैं, स्पिल ओवर होते हैं, तो ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब म्यूटेट होके ज़्यादा खतरनाक बनता जाता है, इवन इन ह्यूमंस। जैसे पहले थी जैसे ट्रांसमिशन होती जाती है, तो कई बार मतलब ये वायरस और भी म्यूटेट होके और भी विरुलेंट बनता जाता है। तो ऐसा है कि बहुत सारे जगहों में ये म्यूटेट होके एक दूसरा उसकी वो बदल चुकी है और ज़्यादा विरुलेंट पाया गया है अलग-अलग जगहों में। कुछ साइंटिस्ट बीच बीच में ये भविष्यवाणियां करते रहते हैं कि कोरोना वायरस जैसे कई वायरस जो होंगे वो अटैक करेंगे आने वाले दिनों में। कुछ जैसे मैं पढ़ रहा था तो कोई विल्ट यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट हैं, मार्क डेनिसन, उन्होंने कहा था, बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि कोरोना का हमला हो सकता है। मार्क तो डेनिसन ने ये हाँ हाँ जी। हाँ, तो
उसके जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी तो इसके लिए पहले से ही तैयारी क्यों नहीं लोगों ने की, या उनकी बात को ऐसे ही हल्के में उड़ा दिया गया? नहीं, कोरोना वायरस, ये बात सही है कि मार्क डेनिसन ने ये भविष्यवाणी की थी 15 साल पहले ही कि ये जो कोरोना वायरस है इट्स एक्चुअली जूनोटिक डिजीज है, वो एनिमल और ह्यूमन के बीच में चलती रहती है। तो ये इसकी बहुत एक कैपेसिटी है कि ह्यूमन इन्फेक्शंस करने की। लेकिन जैसे आपने देखा है कि अब कोरोना वायरसेस के भी बहुत सारे अलग टाइप के सब टाइप्स होते हैं, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा, गामा, डेल्टा। तो क्योंकि इतने सारे सब टाइप्स है, अभी ऐसे 7 ही सब टाइप्स है जो ह्यूमन को अटैक करते हैं। तो जैसे अब जैसे सबकी जो इन्फेक्टिविटी है, पैथोजेनेसिस है, वो थोड़ी सी अलग अलग है। तो इतने सारे कोरोना वायरसेस का शायद इन्होंने ये कर लिया था कि वो स्पिल ओवर हो सकते हैं, बिकॉज एक बात तो ये है कि एक आरएनए वायरसेस है। आरएनए वायरसेस बहुत जल्दी स्पिल ओवर हो जाती है कंपेयर टू डीएनए वायरसेस। वो जो होस्ट के सेलुलर मशीनरी को काबू कर लेती है, अपने ही वायरस के पार्टिकल्स उसमें मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देती है, छोटे छोटे वेरिएंट्स बनते हैं, फिर फैल जाते हैं। तो प्रोबेबली ये इसीलिए भी उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही कॉमन है बैट्स में और बहुत सारे जानवरों में आरएनए वायरसेस है, और पहले भी उसकी बहुत सारी सिचुएशंस में उसका आउटब्रेक देखा गया है, जैसे सार्स कोवी 1 है, जैसे आपके मर्स कोवी में भी। तो ये सारे कोरोना वायरसेस ही है, तो शायद इसलिए उन्होंने की थी। वैसे भी कोरोना वायरस को माना ही जाता है कि इट कैन बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल वेपन आल्सो, बिकॉज ये आरएनए वायरस से बहुत अच्छी तरह मतलब वो स्पिल हो सकती है, और इसकी इन्फेक्टिविटी और संक्रामकता भी काफी ज्यादा है, तो इसीलिए तो शायद। क्या इसे लैब में बनाया जा सकता है? हाँ, जेनेटिकली इंजीनियरिंग तो कर सकते हैं, इट कैन बी यूज एज अ बायोलॉजिकल वेपन, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है, जैसे मैंने पहले ही बोला, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन जेनेटिकली मतलब अगर इंजीनियरिंग उसकी की जाए तो फिर इसे आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है फिर। लेकिन वो बात है कि जब आप अगर आप उसको एक्सेप्ट करो कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, तभी आपको पता लगेगा कि आपने उसको क्या मॉडिफिकेशंस की है, क्या की है। अगर हमें नहीं पता है तो हमें पता नहीं लगेगी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो डिपेंड करता है कि जिसने भी बनाया है कि कौन से प्रोटीन यूज किया है, कौन सा वायरस का क्या यूज किया है, ताकि हम उसको रोक सकें। अच्छा, ये देखा गया है कि इस कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें सिम्टम अलग अलग होते हैं, और कुछ तो एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, काफी दिनों तक एसिम्टोमेटिक होते हैं। और इसीलिए जो चूंकि इनके इफेक्ट्स अलग अलग तरीके से, सिम्टम अलग अलग तरीके से हैं, इसलिए काफी मात्रा में लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं ठीक हो पा रहे हैं। तो ये बताइए कि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं वो भी तो स्प्रेड कर सकते हैं अपने बिल्कुल। इंक्यूबेशन पीरियड के बीच में ही। जी। तो फिर ये कैसे मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसलिए तो मुश्किल है, इसीलिए तो ये हम अभी तक इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिकॉज मैंने पहले ही जैसे आपको कहा था, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो है 14 दिन तक। तो अगर आप देखो SARS-CoV-1 या मार्स-कोवी को देखो, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड है 5 से 7 दिन तक। तो जैसे ही वो इन्फेक्शन हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वो सिम्टम्स आने लगते हैं, और तभी उसकी वायरल शेडिंग शुरू हो जाती है। अगर आप SARS-CoV-2 को ले तो इसकी वायरल शेडिंग जो है वो सिम्टम्स आने से पहले ही शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर लोग इन्फेक्ट होंगे भी तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा। और दूसरी खास बात ये SARS-CoV-2 अगर आप कंपेयर करो SARS-CoV-1 से, कि जो फीवर की जो है SARS-CoV-1 में और मार्स-कोवी में भी फीवर मतलब होता ही था। मतलब बहुत रेयरली 1% लोग ऐसे होंगे जिनको फीवर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे SARS-CoV-2 में 15%, 15 से 16% लोग ऐसे होंगे जिसको फीवर कभी होगी नहीं। जैसे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं तो यूजुअली जो थर्मोस्कैन करते हैं वो फीवर ही देखते हैं। तो अगर फीवर इनके सिम्टम्स में होगी नहीं हर आदमी के, तो फिर तो पकड़ा ही नहीं जाएगा। प्लस एसिम्प्टोमेटिक होने के कारण तो लोगों को लगता ही नहीं कि मतलब दे आर इन्फेक्टेड। तो इसलिए मुश्किल है कि जब तक सिम्टम, बहुत सारे लोग तो एसिम्प्टोमेटिक रह के ही
वो ठीक हो जाता है, बिकॉज 80% ऑफ द टाइम ये जो इन्फेक्शन है वो सेल्फ लिमिटेड है। तो अगर लोग ससेप्टेबल होंगे, जैसे किनकी कोमोर्बिड कंडीशंस होती है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ओल्ड एज है, तो ये सारे लोगों में अगर इन्फेक्शन हो जाती है तभी ये सीरियस बन जाता है। 50% चांस होता है कि निमोनिया हो जाए। तो इसीलिए मतलब इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है एसिम्प्टोमेटिक लोगों में। अ, अभी ये देखा गया कि कुछ दवाइयां इनमें काम कर रही हैं, जैसे HCQ की काफी चर्चा हुई थी, HCQ विद एजिथ्रोमाइसिन, और बाद में पता चला कि रेमडेसिविर करके एक दवा है, वो उसका भी काफी यूज किया जा रहा है। ये इनकी इफेक्टिविटी क्या है? उसी तरह से जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, क्यूबा ने तो शायद इंटरफेरॉन का भी यूज किया है इसमें, तो इनकी इफेक्टिविटी क्या मानी जा सकती, कितने परसेंट तक इफेक्टिव है, या सिर्फ ट्रायल चल रहा है? देखिए, हाइड्रोक्लोरोक्विन की को लेके तो बहुत सारे ट्रायल चल रही है। कई लोगों का कहना है कि इफेक्टिव है, लेकिन दूसरी एक ग्रुप है जो कहती है कि उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है। लेकिन जो जितने भी ट्रायल है इसमें ये कोई एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है, तो इसके अभाव में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन को ले, जो हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ लिया जाता है, तो इसका दो काम है। एक तो है कि जब निमोनिया बन जाता है तो इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जो इस ये काबू कर लेती है एजिथ्रोमाइसिन। और एजिथ्रोमाइसिन जो है एक इम्यूनोमोड्यूलेटरी ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है, कि वो जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को इंटैक्ट करते हैं, वो इम्यूनिटी को थोड़ा सा बूस्ट अप करते हैं। और रही आपकी रेमडेसिविर की बात, तो ये एक ऐसा ड्रग है जो अभी हाल ही में बहुत इंटरेस्ट दिलचस्पी है रिसर्चर्स की, बिकॉज इसी से थोड़ी सी उम्मीद है कि ये शायद कम काम कर जाए। ये एक्चुअली इबोला के लिए यूज होती थी। तो अब जैसे जो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी दवाइयाँ बन रही है, तो एक तो है कि जो पुरानी दवाइयाँ हैं जो दूसरे डिजीजेस के लिए काम आ रही थी, तो उनको देखा जा रहा है कि क्या पता ये SARS-CoV-2 में इफेक्टिव हो, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन हो गया, रेमडेसिविर में भी दिलचस्पी आ रही है। और दूसरी है कि नई दवाइयाँ बनाना। तो ये इतना आसान नहीं है एंटीवायरस बनाना, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था। उसकी इफेक्टिवनेस जानने के लिए आपको लाइव सेल कल्चर्स में उसकी इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी, जो एक्चुअली मुश्किल है और हर लैब में नहीं हो सकती। अगर आप प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बोले, तो प्लाज्मा थेरेपी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है एंटीबॉडीज, राइट। तो ये एंटीबॉडीज, अगर आप ये एक डोनर पर्सन होना पड़ेगा जो पहले कोविड इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं, तो इनकी जो प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडीज होगी वो लेके एक रिसिपिएंट में डाला जाता है। और ये सोचा जाता है, मतलब ये उम्मीद करते हैं कि वो एंटीबॉडी जो है वो वायरसेस में काबू कर लेंगे और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। बट देन बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि एंटीबॉडी मीडिएटेड टॉक्सिसिटी भी कई बार हो जाती है, कि वो होस्ट के रिसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को ही नाकाम कर देती है। तो ये प्लस माइनसेस बहुत सारी है। अभी तो रिसर्च चल रही है, देखते हैं कि कैसे क्या अ, सामने आती है। जब तक कि टीका नहीं बन जाता है, जब तक इसका मतलब प्रॉपर तरीके से इंजेक्शन नहीं बन जाता है रोकथाम के लिए या प्रोफिलेक्टिक के लिए, तो हमें तो फिर इसी के साथ रहना होगा। और हाँ, और ये जो इतनी तो समझ में लोगों को आ गई है कि अगर ये शरीर में चला गया वायरस तो नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए शरीर में जाने से ही इसे रोका जाए। एग्जैक्टली, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, तो इसमें आप बताइए कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग या मास्क और ये ग्लव्स और साफ सफाई सैनिटाइजेशन, ये कितने कारगर हो सकते हैं? देखिए, अभी तक तो यही पता है हमें कि ये जो है हवा से होती है, ड्रॉपलेट से होती है, सांस को भी, और कांटेक्ट से भी फैल सकता है। तो ये जो होती है, जैसे खांसी होती है लोगों को या जुकाम होता है, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिक्रेशन जो छोटे छोटे बूंदे बन के निकलती हैं, ठीक है। तो ये बूंदे दो तरह की होती है। तो कुछ बूंदे जो होते हैं वो मोर देन 5 माइक्रोन जो होता है, तो वो ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो ये माना जाता है SARS-CoV-2 जो है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलती है।
तो कई बार होता है कि जो ड्रॉपलेट जो है, बूंदे जो है लेस देन 5 माइक्रोन्स के भी होते हैं, जिसमें भी सार्स को भी आ सकता है। लेकिन वो कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर जब करते हैं तभी वो इतने छोटे कण बन सकते हैं, लाइक इंट्यूबेशन करना या सक्शनिंग करना या ब्रोंकोस्कोपी करना। तो यूजुअली ये तो एक अस्पताल में ही होती है ऐसी प्रोसीजर। और अगर हम समाज में देखें तो ये अगर सर्दी खांसी होती है तो यूजुअली पार्टिकल जो रेस्पिरेटरी की बूंदे बनती है वो यूजुअली मोर देन 5 माइक्रोन बनती है। वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, वो 3 से 6 फीट की दूरी में ही रहती है। उसके बाद फिर वो सेटल हो जाती है और सरफेसेस में जाके बैठ जाती है। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, 6 फीट की दूरी पे जाएँगे, तो हमारा चांसेस कम है कि हम वायरस को इन्हेल करें। उसके ऊपर अगर हम मास्क पहनेंगे, जिसको जुकाम है वो पहने और बाकी सारे लोग भी पहने, तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपोज़र कम होगी। और हाथ वगैरह धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये ड्रॉपलेट्स काफ़ी भारी भारी होते हैं, तो सरफेसेस में जाके सेटल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें पता नहीं कि कौन-सा सरफेस कंटामिनेटेड है। तो इसीलिए हमें सतर्क होके रहना पड़ेगा और अपने हाथों की जो हाइजीन पे ध्यान देना होगा। तो अगर हम इनका पालन करेंगे, तो बिकॉज़ यही एक रूट है, रेस्पिरेटरी एक रूट आइडेंटिफ़ाई किया गया है, तो ऑब्वियसली अगर हम इसका ख़्याल रखेंगे तो शायद हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं और जिसकी वजह से ये वायरस सरफेसेस पे आके टिक जाता है, अ, वो सरफेस किसी तरह का भी हो सकता है, वो दरवाजे का हैंडल हो सकता है, कार का दरवाजा हो सकता है, एनी एनी सॉर्ट ऑफ इनकी। तो वहां पर कितनी देर तक ये रह सकता है, ये कितनी देर तक रह सकता है? तो जैसे अभी अलग आपने अलग बताया, सरफेस हाँ, में होगा। जैसे अभी आपने बताया कि ये से इस वायरस को तो ह्यूमन बॉडी चाहिए होता है जनरली, नहीं तो फिर वो सरवाइव नहीं करेगा। हुँ, तो ये कितनी देर तक सरफेसेस हुँ, पर हुँ। रह सकता है? हाँ, लेकिन ये है कि देखो सरफेसेस में रहने के लिए इनको एक मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सरफेसेस में अगर मॉइस्चर होगी, क्योंकि कोरोना वायरसेस में अगर हम देखा जाए, तो ये पाया जाता है कि जहाँ जब आपकी जो ह्यूमिडिटी कम होगी, तो ये वायरसेस नहीं टिकेंगे और ज़्यादा ह्यूमिड होंगे नहीं मैं वो कर रही हूँ ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाती है तो वायरसेस का जो ये बचना थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि कैसा सरफेस हो, जैसे स्टील का सरफेस हो, मेटालिक सरफेस हो ज़्यादा दिन तक टिकता है, कार्डबोर्ड हो ज़्यादा दिन तक टिकता है। अगर कोई दूसरे स्मूथ सरफेसेस हो तो उसमें कम दिन तक, तो ऐसे कई सारे स्टडीज़ किए गए हैं जिसमें ये वायरसेस को 5 से 6 दिन तक पाया गया है कि सरफेसेस में वो रह सकता है। रहती है, तो उनको कल्चर भी किया गया है। लेकिन ऐसा कोई भी एक रह सकते ऐसा लेकिन कोई भी स्टडी नहीं मिला है जिसमें ये प्रूफ हो गया है कि सरफेसेस से कंटामिनेट होके किसी को इन्फेक्शन हुआ। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि बसेस शुरू की जा रही हैं, दिल्ली में मेट्रो शुरू कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रिक्टली फॉलो करा रहे हैं, मेट्रो को सैनिटाइज करेंगे। तो अगर मान लीजिए सरफेस पे कहीं आ गया तो सैनिटाइज करने से क्या ये वायरस खत्म हो जाएगा? देखिए सैनिटाइज करना उतना आसान नहीं है बिकॉज़ आपको पूरी सरफेस को सैनिटाइज करना पड़ेगा और ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। अगर आपने एक बार सैनिटाइज कर लिया, तो उसकी एक पर्सिस्टेंट इफेक्ट नहीं होती है। उसके थोड़ी देर बाद अगर फिर से कंटामिनेट हो जाएगी तो फिर से उसमें वायरसेस आ जाएँगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, हैंड हाइजीन करें। लेकिन अगर जैसे मान सरफेसेस लीजिए, कंटामिनेट होगी भी, अगर आपने उनको छुआ भी होगा हुँ। नहीं नहीं आप बोलिए, बोल रही थी कुछ? हाँ, नहीं मैं कह रहा था मान लीजिए नहीं, मैं नहीं। तो मैं इसीलिए मट, मतलब ये ज़रूरी है कि हम जो ये हाँ बोलिए प्लीज। जी, नहीं, नहीं बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि मैं मेट्रो में जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे से पहले कौन बैठा था, मुझे ये भी नहीं पता कि सैनिटाइज वहां पर हुआ है, और मैं उस पर बैठ जाता हूँ, तो क्या चांसेस है कि मैं इन्फेक्ट हो सकता हूँ अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट देखो वहां कपड़ों बैठा से है? तो इतना हाँ, जैसे कपड़ों से तो कुछ मतलब इन्फेक्टिविटी इतनी वो सर्वाइव नहीं करती है कपड़ों में, लेकिन अगर सरफेसेस को छुआ हो कंटामिनेटेड हैंड से, तो ये हो सकता है कि मतलब अगर आपने वो सरफेस छुआ है और हैंड हाइजीन नहीं की है, तो अगर उसमें
वायरल लोड ज़्यादा हो। डिपेंड भी करता है कि एक आदमी के बैठने से ही मतलब कि ये सरफेस कंटामिनेट हो जाएगी, वैसा नहीं है। तो ये वायरसेस का एक इन्फेक्टिव डोज भी होता है, एक लोड भी होता है। तो वो अगर ज़्यादा है या ज़्यादा कंटामिनेटेड तो हो सकता है कि इन्फेक्टेड हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हर बार की अगर आप बाहर भी जाओ, मेट्रो में भी जाओ, मास्क ज़रूर पहनना चाहिए और हाथ में एक छोटा-सा हैंड रब का बॉटल हमेशा साथ में लेके ही रहना चाहिए, बिकॉज़ हम कह नहीं सकते कि कौन-सा सरफेस कंटामिनेट है और कौन-सा नहीं होगा। ग्लव्स वगैरह भी लेके जाना चाहिए साथ में, पहन के जाना चाहिए, दैट विल बी बेटर। हाँ, ग्लव्स वगैरह तो हाँ, ग्लव्स अगर पहनते हैं तो ये है कि एक तो इसकी 2 साइड्स है। एक साइड है कि वो आपको एक मतलब फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी कई बार देती है कि चलो मैंने ग्लव्स पहन लिया तो मैं कुछ भी छू सकता हूँ। तो अगर गलती से वो कंटामिनेटेड ग्लव्स से उसने मतलब इंसान ने अपने मुँह को छू लिया, आँखों को छू लिया, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ग्लव्स पहनते हो तो ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो कि आप अपने मुँह को मत छुओ, बिकॉज़ अल्टीमेटली तो ये रेस्पिरेटरी से ही जाती है। तो हमें कुछ भी पहने हैंड हाइजीन भी करें, हाथ से अपने आप को नहीं छूना चाहिए, मास्क को बार-बार ठीक नहीं करना चाहिए या मुँह को नहीं छूना चाहिए, आँखों को नहीं छूना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट कि अगर मान लीजिए हमारे सरफेस अगर इन्फेक्टेड है और हमने अपने हाथ से उसे छू लिया और वायरस हमारे हाथों में आ गया, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि यही कि नाक ना छुएं, हम अपने आँख को ना छुएं, मुंह को ना छुएं, क्योंकि फिर इनहेल होने के चांसेस रह सकते हैं, है ना, अंदर जाने के वायरस के चांसेस बढ़ ये सकते तो हैं। यस, यस, यस। जी, जी। अच्छा, कुछ अब कंफ्यूजन है लोगों को ले दिमाग में कि गर्मी में शायद इस वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा, मतलब पेंडेमिक कम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? यूजुअली तो ये पहले जब ये वायरस आई थी तब ये सुनने में आया था कि ये वायरस जो है वो 23-24 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं करते, लेकिन अभी तो हमने देखा है कि इतनी गर्मी आ गई है फिर भी वायरस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एंड अभी ये है कि सनलाइट जो है, धूप जो है गर्मी समर में, ये इन्फेक्शन जो है अभी बढ़ने का ही हमें आसार दिख रहा है। क्योंकि अगर सनलाइट के बोले, सनलाइट की डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी तो है, लेकिन अब ये है कि बहुत देर तक उसको एक्सपोज करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सनलाइट में जाते ही अगर वो सरफेस को एक्सपोज किया तो इमीडिएटली वायरस मर जाएगी। क्योंकि बेसिकली ये हो कि मॉइस्चर जो इवापोरेट हो जाती है तो वायरस को एक्सपोज कर देती है। ये वायरस एनवेलप वायरसेस है। ऑल्दो एनवेलप वायरसेस में हमें ये लगता है कि एक एनवेलप होती है जिससे वो ज़्यादा विरुलेंट होती है, लेकिन इनफैक्ट ये एनवेलप उसकी जो ज़्यादा ही उसको ससेप्टेबल बनाती है, क्योंकि वो इजीली ये इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे डिसइंफेक्टेंट से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या हैंड हाइजीन सोप से वो मर जाती है। तो इसीलिए अगर हम एहतियात बरतेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे और अपने आप को सेफ रखेंगे तो शायद हम इसको कंट्रोल कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गर्मी में आने से ये वायरस में कुछ कंट्रोल आने वाला है। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं कि एसी नहीं यूज करना चाहिए, फिलहाल एसी अवॉइड किया जाए। क्या एसी चलाने से भी ये वायरस मतलब अंदर आ सकता है, बॉडी में लग सकता है? नहीं, एसी में जैसे पहले जो होते थे एयरपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लोगों को खतरा लगता था कि एयरपोर्ट्स में जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी होती है। जैसे आपके अगर इंडिविजुअल यूनिट हो एसी में, जैसे हमारे घर की एसी है, तो एक ही कमरे लिमिटेड एरिया को वो मतलब एयर सर्कुलेशन होती है। जैसे अगर बड़ी-बड़ी एयरपोर्ट्स में देखें या कुछ अस्पतालों में देखें, अगर उनके इंडिविजुअल एयर हैंडलिंग यूनिट्स ना हो, तो क्या होता है, एक एयर से एक जगह से जाके एयर वापस जाती है, एग्जॉस्ट होके वो एयर हैंडलिंग यूनिट में पहुंच जाती है। तो उसके बाद फिर से रिसर्कुलेट होके फिर दूसरे एरिया में भी जाती है। तो कई बार हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंटामिनेशन वाली जगह से ये एयर रिसर्कुलेट होके दूसरी एक लोकेशन पे भी जा सकती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम जहाँ पे ये बड़ी-बड़ी एयर हैंडलिंग यूनिट्स है, जो बड़ी सी एक एरिया को कैटर करती है, तो उनमें थोड़ा-सा ध्यान रखें। आजकल कुछ मदर्स जो होती हैं, जैसे बच्चे मान लीजिए बाहर चले गए, थोड़ा गेट पे बाहर टहल लिए, या मान लीजिए सब्जी वाला सब्जी लेने आया, सब्जी खरीद लिया, तो मदर्स या पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को या खुद जब लेने जाते हैं तो खुद आके पहले तुरंत नहाते हैं। तो
ये इससे क्या मतलब ये भी कोई बचाव का तरीका हो सकता है या सिर्फ कंफ्यूजन है? देखिए, जब अगर बाज़ार जाएँ, तो ये है कि हमेशा मतलब जो सब्जियाँ वग़ैरह, तो अभी बीच में तो ये सब्जी मंडियों के लोगों में बहुत सारा इन्फेक्शन फैला है। दिल्ली में भी, अभी हरियाणा में भी ऐसा पाया गया है। तो ये है कि अब जब मार्केट में जाओ तो अपना थैला लेके जाएँ खुद ही, और उसको मतलब अपने शरीर से दूर रखें। और ये अगर चप्पल वग़ैरह पहने हैं तो वो डेडिकेट करें कि ये बाहर वाली हो, अंदर पहन के ना आए। अगर आपके कपड़ों के साथ कुछ भी अटैच नहीं हुआ है, लाइक मतलब उसपे टच में नहीं आया है, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ करना चाहिए। अगर आप अस्पताल जा रहे हो, अगर पेशेंट्स को, मरीजों को देख रहे हो, तब हम सोच रहे थे, जैसे हम अस्पताल जाते हैं तो घर में वापस आके पहले नहा लेते हैं, क्योंकि कितने सारे मरीजों के संपर्क में आते हैं, और अस्पताल में तो मरीज तभी आएँगे जब बीमार हो। लेकिन अगर आप सब्जी वगैरह में जा रहे हैं तो हैंड हाइजीन और पैसे ही, मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। लेकिन ऑलवेज़ लाइक अगर आप ओवरडू भी करते हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप करना चाहो, अगर आप की फैसिलिटी है तो आप ज़रूर करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। अब एक आखिरी सवाल और इसके बाद हम लोग बातचीत बंद करेंगे। ये बताइए कि जानवरों में करीब 950 के वायरसेस हैं, मतलब ये पाया गया है कि लगभग 950 टाइप्स ऑफ वायरसेस आते हैं। तो मैं, क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया में हेल्थ सर्विसेज को या साइंटिस्टों को या इस सिलसिले में रिसर्च करके पहले से ही हमें उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, उनके हमले से बचने के लिए या ह्यूमन सोसाइटी को बचाने के लिए? नहीं, देखिए, अब जैसे हम उन्हीं वायरसेस के बारे में जानते हैं जिन जानवरों के संपर्क में हम आए हैं, तो ऐसे तो कई सारे जानवर होंगे और कितने सारे वायरसेस होंगे। तो आप पहले से ही अंदाज़ा लगाना कि कौन सा वायरस किस तरह से रिएक्ट करेगा स्पिल ओवर होके, ये जानना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये सारे जो स्पिल ओवर हुई है, हमारी ही गलती से हुई है, क्योंकि हमने जो नॉर्मल इकोलॉजिकल बैलेंस को हमने बिगाड़ा है, जंगल काट के, इन्वेड करके। तो ये गलतियाँ वो नेचर की या जानवरों की नहीं है, गलती तो हमारी ही है। तो कई सारे डिजीज़ेज़ पहले भी ऐसे हुए हैं, जैसे केएफडी, कार्सिनोफोरस डिजीज़ है, रिकेट्सियल डिजीज़ेज़ लाइक स्कार्फ टाइफस, और बाकी और भी कई सारे डिजीज़ेज़ ऐसे हुए हैं जो जानवरों से इसीलिए हुए हैं क्योंकि हम इंसान की एक नेचर ही है कि उनके जो इकोलॉजिकल सिस्टम को हम थोड़ा-सा इंटरफेयर करते हैं, और फिर उनको, जैसे बैट्स के जंगलों को काट के अगर उनकी जो इकोलॉजी को हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपनी जगह को छोड़ के ह्यूमन हैबिटेशन में आएँगे। तो सबसे ज़्यादा तो इसका यही है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग अ रिसर्च, बिकॉज़ यहाँ पे पता नहीं कितने सारे वायरसेस हैं, तो आप कितनों को निकालेंगे, कुछ वायरसेस पता भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम जंगलों की संरक्षण करें, और इसी में हमारी भलाई है। चलिए, बहुत मुझे अच्छा। भी बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आपने काफी इंफॉर्मेशन दी और हमारे लोगों को, हमारे सारे परिचितों को, दोस्तों को और हमारे दर्शकों को काफी अच्छा लगेगा। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।